आज हम आप लोगों को मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। पाचन तंत्र मनुष्य या समस्त जीवों का एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत उसकी जैविक क्रियाओं को ऊर्जा मिलती है। पाचन तंत्र में मनुष्य में यह पाचन तंत्र मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पाचन ग्रंथियों से मिलकर के बना हुआ होता है। मुख से गुदा तक फैली हुई इस तंत्र के अंतर्गत लगभग 9 मीटर लंबी आहार नाल होती है। आहार नाल विभिन्न भागों में बटी हुई होती है और विभिन्न भागों के अलग कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वहीं से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पाचन किसे कहते हैं? किसी भी जीव या सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने के पश्चात विभिन्न जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आवश्यक पदार्थों का शरीर में विलीन होना तथा अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पाचन कहलाता है। पाचन के प्रथम तंत्र में प्रथम स्टेज में हम देखेंगे, जैसे ही हम भोजन को मुख के अंतर्गत डालते हैं वैसे ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब हम भोजन को मुख में डालते हैं तो हमारे मुख में पाए जाने वाली लार ग्रंथियां लार का श्रवण करती हैं। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, अधोजिह्वा, अधोहन और पैरोटिड। ये लार ग्रंथियां लार का श्रवण करती हैं जिसमें टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता प्रदान करता है। यह भोजन को लसदार बनाता है। जैसे ही एंजाइम भोजन में मिलती है भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। भोजन को हम दांत की सहायता से धीरे धीरे चबाते हैं। चबाने के बाद भोजन इस मुख से जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, मुख से ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में होता है। आमाशय आहार नल का वह भाग है जहां पर भोजन पहुंचने के बाद इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय में भोजन पहुंचने के बाद भोजन 3 या 4 घंटे तक भोजन रुकता है। आमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियां इसकी पेशियों से यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण करती हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को आपस में मिला करके उसकी अम्लता को बढ़ा देता है, जिससे भोजन में कीटनाशक पदार्थ या कीटाणु जो होते हैं वह मर जाते हैं और भोजन सड़ने से बच जाता है। 3 या 4 घंटे के बाद आमाशय में भोजन पड़ा रहता है। आमाशय में एक प्रकार की गति होती है जिसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं। इस गति के कारण आमाशय में भोजन मथा जाता है। बार बार मथने के बाद यह भोजन कायम बन जाता है। 4 घंटे के बाद जब भोजन यहाँ पर कायम बन जाता है, कायम बनने के बाद भोजन पाइलोरिस कपाट को खोलता हुआ सीधे क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत इसके आमाशय के ठीक अंतिम छोर से जुड़ी होती है। इसके बीच में अग्नाशय होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जो जीवधारी जैसे गाय भैंस जो सेलुलोज को खाते हैं उनका क्षुद्रांत सबसे अधिक लंबा होता है, क्योंकि सेलुलोज पचाने में इसकी क्रियाशीलता की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जो मांसाहारी जीव होते हैं जैसे शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, इनका क्षुद्रांत कुछ कम होता है। मनुष्य का भी क्षुद्रांत लगभग मांसाहारी जंतुओं से ही मिलता जुलता है, क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज पचाने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। इसका कारण यह है कि क्षुद्रांत की लंबाई कम होती है। क्षुद्रांत आंत का सबसे सकरा भाग होता है। जैसे ही भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है, क्षुद्रांत में पहुंचने के बाद जब भोजन यहाँ पर पहुंचता है तो अग्नाशय ग्रंथियां निकलती हैं। ये ट्रिप्सिन, पेप्सिन और एमाइलोप्सिन नामक एंजाइम का श्रवण करती हैं। इस एंजाइम से मिलने के बाद भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। तो क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। जैसे ही भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। हमने इसके पहले बताया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन मुख गुहा में ही होता है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। भोजन में
जब क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। पाचन के बाद भोजन यहाँ से सीधा चलता हुआ आगे बढ़ता है। बृहदान्त्र आंत का सबसे चौड़ा भाग होता है। जब भोजन बृहदान्त्र में पहुंचता है तो बृहदान्त्र आंत का वह भाग है जहां से लगभग 4 से 5 लीटर प्रत्येक 24 घंटे में मनुष्य आंत रस स्रावित करता है। बचा हुआ भोजन बृहदान्त्र में जब पहुंचता है तो वह उस आंत रस में घुल जाता है। बृहदान्त्र में पहुंचने के बाद वह आंत रस में यह भोजन सीधा घुल जाता है। घुलने के बाद उसमें जो पदार्थ होते हैं जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, जो भी पदार्थ हैं सभी पदार्थ आंत रस में घुलने के बाद उस पचे हुए भोजन में बढ़िया से घुल जाते हैं। घुलने के बाद और आंत के समस्त भागों में छोटे छोटे रसायनों जैसे संरचना पाई जाती है। यह भोजन को अपनी ओर अवशोषित करती है या भोजन का अवशोषण करती है। अवशोषण करने का मतलब उस आंत रस में घुले हुए विटामिन, प्रोटीन और खनिज को अपनी ओर अवशोषित कर लेती है, खींच करके, जिसे कहते हैं सोख लेती है। अवशोषित करने के बाद वह बृहदान्त्र में रसांकुर के द्वारा जो पदार्थ अवशोषित किया जाता है वह सीधा रुधिर को दे दिया जाता है। बृहदान्त्र के बाद बचा हुआ भोजन आता है एनएस, जिसे गुदाद्वार कहते हैं। गुदाद्वार में वह कोलन के साथ एकत्रित होता है। एकत्र होने के बाद समय के साथ आवश्यकता अनुसार विभिन्न गुदाद्वार की तंत्रिकाओं के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर हमें आभास होता है कि गुदाद्वार भर गया है या उसकी मात्रा पूर्ण हो गई है, इसको शरीर से धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाता है। इधर बगल में आप देख रहे हैं परिशेषिका, कृमिरोग परिशेषिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिक्स। कृमिरोग परिशेषिका एक ऐसा अंग है जो सेलुलोज का पाचन करता है। मनुष्य के शरीर में सबसे पहले इसकी क्रिया थी, लेकिन क्रियाशीलता थी या कार्य करता था, इसकी उपयोगिता थी, लेकिन इस समय अब आधुनिक मानव में इसकी उपयोगिता नहीं है। अब सिर्फ आंत के दाहिने भाग में या सीधे उभरे हुए रसांकुर के आधार पर पड़ी रहती है। क्योंकि मनुष्य सेलुलोज को नहीं खाता है इसलिए इसकी क्रियाशीलता नहीं है। जानवरों में इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह सेलुलोज का पाचन करता है। मनुष्य के अंदर यह निष्क्रिय रहता है, कोई भी कार्य नहीं करता है। निष्क्रिय होने के कारण मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा पाता। सेलुलोज का मतलब होता है रेशे, रेशेदार सब्जियां, जिसमें जैसे पालक हो गई, ज्यादा कड़ी हो गई, उसमें रेशे पाए जाते हैं। वृक्षों की छालों में रेशे पाए जाते हैं, उसका हिंदी में स्तनसूत्री जिसे बोलते हैं। इन सब चीजों का पाचन कृमिरोग परिशेषिका के द्वारा होता है। मनुष्य में यह निष्क्रिय होती है इसलिए उसका पाचन नहीं होता है। धीरे धीरे जब यह वहां पर पाचन क्रिया समाप्त होता है अपवर्त पदार्थ इससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आप यह देखेंगे गुदाद्वार के अंतिम भाग में अंगुलियों के समान लंबी लंबी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे रसांकुर कहते हैं। कभी कभी रसांकुर फूल जाते हैं। रसांकुर का कार्य होता है अपवर्ज्य पदार्थों को जाने देना तथा आवश्यक पदार्थों को या आंत में जो भोजन रहता है पचाया उसके विटामिन या जल को अवशोषित करना। अवशोषित करने के बाद सूखा हुआ पदार्थ मल गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी जब रसांकुर फूल जाते हैं मनुष्य के अंदर जब रसांकुर फूल जाते हैं बवासीर हो जाती है, तो गुदाद्वार में सूजन आ जाती है। रसांकुर फूलने के बाद बवासीर हो जाती है, डॉक्टरों द्वारा इसको निकाला जाता है या फिर अपने आप धीरे धीरे सूख करके ठीक हो